हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनस्टॉप मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आपको लास्ट वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको दी गई थी वो 2014 पीडीई की थी। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखी थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है 2015 की। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 2015 के एक भी क्वेश्चंस है ही नहीं जो पीडीई के आए हुए हो। मतलब मैंने देखा 2015 का पेपर, तो उस पर पीडीई का कोई भी क्वेश्चन आया हुआ नहीं था। ओडीई के थे बट पीडीई के नहीं थे। ठीक है, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन के थे जो वो आपको रियल एनालिसिस के फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में कराई जाएंगे। ठीक है, तो 2015 का कोई भी क्वेश्चन ना होने की वजह से फिर मैं 2016 का आपको पीडीई प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के उसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पेपर की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन पेपर वीडियो के जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं हो कि क्वेश्चन पेपर आपके पास है नहीं, आप कैसे वीडियो में सफ़र करेंगे। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन पेपर के लिए तो आप नीचे ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं एंड वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड आपको मैंने चीज़ें बता दी जो चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हमारा कैसा रहेगा तरीका, वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो वो आपको बताई जाएगी। ठीक है ना, और क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है आपको पेपर्स में वैसे ही आपको बताया जा रहा है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी यूज़ दिस, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं पेपर, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस उतारूँ फिर आपको लेके आऊँ, तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा मेरे लिए भी और टाइम वेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि पीडी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, एंड से पढ़ते हैं। वो कह रहा है एलिमिनेटिंग एफ फ्रॉम, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उससे आपको एफ को एलिमिनेट करना है एंड ईल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें से किस डिफरेंस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी मैच होगी, तो ये आपको देखना है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो 2016 का पेपर है, बिकॉज ऑफ 2015 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ओके, तो 2016 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 92 क्वेश्चन नंबर, जो आपको दिखा दिया गया है। तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो z माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। एंड इसमें आपसे ये कह रहा है कि इसका आपको मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इसको ऐप को रिमूव करना है। आप कैसे कर सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पी और क्यू तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो पी और क्यू के टर्म्स में दे रखे हैं। तो पी ऑफ क्यू क्या होता है फ्रेंड्स, पी जो होता है आपका, हो सकता है आपको यहाँ दिखे नहीं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आपका पी होता है वो डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स होता है। मीन्स जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में यदि आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आपका पी कहलाता है। एंड आपका क्यू जो कहलाता है वो डेवर जेड अपॉन डेवर वाई कहलाता है। ठीक है, मीन्स जेड को आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आपका क्यू कहलाता है। ओके, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई को फर्स्ट ऑफ ऑल आप उधर ले जाइए, तो हम क्या बना पाएंगे, जेड बराबर एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप सबसे पहले जेड को क्या करिए, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, रिमेनिंग वाई प्लस आप एफ डैश हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होगा 2x और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। डैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाई 2x। ठीक है ना, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और मैं डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स को मैंने क्या बताया, अभी पी लिख सकता हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेशन 1 हो गया। देन अभी नीचे स्पेस है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप इसी जेड को आप वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, तो डेवर जेड अपॉन डेवर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया आपके लिए। अब आप आगे करेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, बिकॉज वाई का विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 होता है। देन एक्स कोफिशिएंट एक्स कॉन्स्टेंट है तो यहाँ आगे आ जाएगा, प्लस आप यहाँ से एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिमिलरली करके भी कर सकते थे, आप फ्री हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिमिलरली करके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब ऐसे देखते हैं कि ये कब रिमूव हो सकता है। देखिए, ये रिमूव होने का एक ही तरीका है कि फर्स्ट में से आपको सेकंड को रिमूव करना पड़ेगा, फर्स्ट में से आपको सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट को आप कर दोगे पर ये दोनों सेम तो नहीं है अभी,
क्योंकि इसमें x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, तो हमें एक और टास्क करना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन में y का मल्टीप्लिकेशन और सेकंड इक्वेशन में x का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, देन हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो f डैश है या f है वो रिमूव हो जाएगा। आपको यही कह रहा है कि f को रिमूव करना है, फिर जो मिलता है वही आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी वाई माइनस क्यू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आप वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ओके, क्योंकि ये टर्म पूरा तो पूरा कैंसिल हो गया। तो आई थिंक आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ऑप्शंस आपको जो क्वेश्चन जब आया था तो आपको ऑप्शंस भी दिए गए होंगे, तो जो आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो जो आंसर हो गया आपका वो ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 93। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, तो एक इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये दे रहा है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन द सॉल्यूशन इज, ठीक है। अब ये क्या है, ये जनरल इंटीग्रल है, ये सिंगुलर इंटीग्रल है, ये कंप्लीट इंटीग्रल है और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ओके। आपको चार ऑप्शन बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स जनरल इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, आपको जनरल इंटीग्रल क्या दिया जाता है, ठीक है, जनरल इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। देखिए मैं आपको छोटा सा जल्दी से फटाफट दे रहा हूँ। एक एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के टर्म्स में आपको एक इक्वेशन दी जाती है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जब इसका सॉल्यूशन आपको मिलता है तो वो सम आपको आप जी ले कह सकते हो, यहाँ पे जी ऑफ एक्स वाई जेड ए बी के टर्म्स में आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। यदि इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ध्यान से समझिएगा, चारों को बहुत फास्ट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। यदि एक्स वाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कंप्लीट इंटीग्रल। ये चीज़ समझ में आया? वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई दो ही है, क्योंकि जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में ही तो हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम जेड को किस किस के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो ये आपका कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यहाँ पे, दो, और जिसको करते हैं वो होता है डिपेंडेंट। तो किसको करते हैं हम लोग, जेड को करते हैं, तो वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहले जो बोला था वो थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है और जिसको करते हैं वो डिपेंडेंट होता है। तो हम यहाँ एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो हियर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, ए और बी, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये number of arbitrary constant is equal to the number of independent variable, then this shows CI means complete integral शो कर रहा है। तो आपको आंसर तो पता चल गया। अब आप ये भी सोच लीजिए कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। यदि यहाँ पे ए और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए तो उसे ही कहते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये चीज़ समझ में आई। देन सिंगुलर इंटीग्रल क्या होता है, यदि सिंगुलर इंटीग्रल, ये जो इक्वेशन आपको आती है एक्स वाई जेड ए बी के टर्म्स में, जैसे ये आई है, इसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब इसी चीज़ को हम जैसे ये एफ है, मान लीजिए लेट दिस इज कोई जी फंक्शन है, तो जी को हम मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, वो इज इक्वल टू 0 कर दें। तो इन इक्वेशन से जो ए और बी की वैल्यू आती है वो इनमें पुट करें तो जो सॉल्यूशन आता है वो होता है आपका पहले होता है कंप्लीट इंटीग्रल, देन ये आपका मिलेगा कंप्लीट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, ये आपका जो विद रेस्पेक्ट टू किया जाता है ये आपका मिलता है सिंगुलर इंटीग्रल, ओके। देन आपका जैसे सॉल्यूशन ऐसे मिले कि जो ए हो और जो बी हो, तो बी आपका कोई फंक्शन आपका लाइक टी ऑफ ए मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि जो बी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ए मिल जाए, देन आप क्या करोगे, इस फंक्शन को ए के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दोगे, तो उसको आप फिर इक्वल टू 0 रख दोगे, तो वहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वहाँ से आप यहाँ पुट कर दोगे, तो जो ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो होगा आपका जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल। एक बार आप ध्यान से दोबारा समझ लीजिए, हो सकता है आपके ऊपर से निकल गया हो।
तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है कंप्लीट इंटीग्रल, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन फिर सिंगुलर इंटीग्रल, फिर देन जनरल इंटीग्रल। ये लाइनतार है और लाइनतार आप समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल थे, देन दिस रिप्रेजेंट द कंप्लीट इंटीग्रल। तो आपने बता दिया, बट 3 केस और बचते हैं तो उन्हें भी मैंने क्लेरिफाई किया आपके सामने। क्या, यदि आपके पास ऐसी इक्वेशन कोई आती है, उसको यदि हम ए और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू यदि 1 और 2 रख दें, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। यदि हम जैसे ए और बी के टर्म्स में ये इक्वेशन आई है एक्स वाई जेड ए बी के टर्म्स में, इसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में और उसको रखते हैं इक्वल टू 0 के, तो वो दो इक्वेशन से जो ए और बी की वैल्यू निकलेंगी उसे हम यदि यहाँ पुट कर देंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा उसे कहते हैं सिंगुलर इंटीग्रल। ठीक है ना। अब आते हैं जनरल पे। तो जनरल क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए और बी अलग अलग दिया गया है, तो ऐसी इक्वेशन में ए तो ये ए ही है और बी को मैं लाइक 4a 5a ऐसे कुछ या a² - 1 ऐसे कुछ दिया गया है, तो हम क्या करते हैं पूरे, ये तो फिर एक्स वाई जेड और ए के टर्म्स में ही तो रहेगा पूरा, बी तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे हम ओनली ए के रेस्पेक्ट में ही पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी उसे हम पुट कर देंगे, तो वो आपका जो आंसर आएगा वो होगा जनरल इंटीग्रल। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारे 2 बार समझा दिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट केस सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो जो होगा आंसर वो होगा कंप्लीट इंटीग्रल। तो आप अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन आ रहा होगा वो होगा आपका कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, तो ऑप्शन 3 इज है या ऑप्शन सी इज ए ट्रू ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आपको मैंने जल्दी बता दिया, यदि आपको अभी भी कोई डाउट है या आप बुक फॉलो कर सकते हैं या कुछ भी आपको पूछना है तो आप ग्रुप पे आके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और यदि आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, शायद ऊपर ज़्यादा लिख गया है, 9997546276। ठीक है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो भी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स इसे इरेज करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपको अटैम्प्ट, यदि आप पेपर में आएंगे तो आपको अटैम्प्ट करने हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इतने डिफ़िकल्ट पीडी के। देखिए पीडी क्वेश्चन हो, मैं मानता हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाता है, बट आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ टाइमिंग बहुत कम होती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो आप इतना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाएं वहाँ पे, ये सोचें कि ये कहाँ से ईजी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, इतना कठिन नहीं दिया गया होगा। ओके, बस ये है, आप अपनी स्पीड पे थोड़ा मेंटेन करिएगा। बीएचयू में स्पीड बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, बहुत मायने रखती है। जब तक आपके पास स्पीड है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको क्वेश्चन आते ही क्यों ना रहें। ओके, तो अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास स्पीड होना बहुत मस्ट बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी बात करते हैं। आपको एक सॉल्यूशन निकालना है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 94, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू द डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स एंड डेवर जेड अपॉन डेवर वाई। ठीक है, तो ये आपका इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अभी आपको बताया था डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, यदि जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम पी कहते हैं, एंड वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसे हम क्यू कहते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। तो इसे हम, देखिए सबसे पहले ये तो आपको साफ दिख रहा है कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो 4 पेट ऑक्सिलरी मेथड लगा के हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीधा सा रूल लगा रहा हूँ जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है।
तो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं हम लोग p प्लस क्यू। अभी फार्मूला भी लिखूंगा मैं, क्योंकि बिना फार्मूला के लिए तो ये हम भी गलत कर जाएंगे, क्योंकि फार्मूला इसका बहुत लंबा है। तो उससे पहले आपको पता है फार्मूला के लिए क्या क्या नीड की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, तो उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। डिवर एफ अपॉन डिवर एक्स विच इज़ 0, डिवर एफ अपॉन डिवर वाई विच इज ऑल्सो 0 एंड डिवर एफ अपॉन डिवर जेड विच इज ऑल्सो 0। ठीक है ना, तो ये सभी आपके 0 हो गए। अब मैं बात कहूँ डिवर एफ अपॉन डिवर पी क्या होगा, तो p के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, फिर माइनस ये आप सॉरी इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस p। p के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो p का तो 1 हो जाएगा, q बचेगा तो 1 माइनस q। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, डिवर एफ अपॉन डिवर q निकालना चाहते हो तो 1 माइनस q। ओके फ्रेंड्स, सॉरी p, क्योंकि p q का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं 4 पेट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, 4 पेट, ऊपर फिर से आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 4 पेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, ये माइनस है ये प्लस नहीं है, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे खींचा लाइन तो प्लस बन गया, तो आप गलती नहीं कर रहे। तो यहाँ पे dx लिखिएगा। देखिए अपना अपना तरीका है याद करने का, मेरा अलग है, मैंने पिछली बार भी बताया था। dx dy dz, फिर आता है आपका dp, फिर आता है आपका dq। चलिए, तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्टली पुट करके बताऊंगा। देखिए इसके नीचे dx के नीचे आता है माइनस डेवर एफ अपॉन डेवर पी। ठीक है, x जो कोफिशिएंट होता है p का, तो इसलिए जो ऐसे मैंने याद किया है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, और वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया गया है फुल्ली डिटेल्ड। तो dx के नीचे आता है माइनस डेवर एफ अपॉन डेवर पी, तो डेवर एफ अपॉन डेवर पी आपको दिया गया है माइनस 1 अपॉन क्यू, और y के नीचे आता है q वाला टर्म, तो माइनस 1 अपॉन पी, माइनस 1 माइनस पी, ये चीज़ समझ में आ गई। dz के नीचे आता है माइनस पी डेवर एफ अपॉन डेवर पी माइनस q डेवर एफ अपॉन डेवर q, तो माइनस p के साथ क्या करेंगे आप, डेवर एफ अपॉन डेवर p करेंगे, तो माइनस p 1 माइनस q माइनस q 1 माइनस p। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ओके, देन जो dp के नीचे आता है, dp के नीचे वो चीज़ आती है डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स 0 होता है, प्लस p में इंटू डेवर एफ अपॉन डेवर जेड, वो भी 0 है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया 0। ऐसे ही यहाँ पे डेवर एफ अपॉन डेवर वाई आता है, वो 0 है, प्लस q में इंटू डेवर एफ अपॉन डेवर जेड आता है। ठीक है, वो भी 0 है, तो ओवरऑल फिर से 0 हो गया। तो ये फिर से वाला जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फिर से वही केस बन गया। इसका मतलब इसको आपको p या q के टर्म्स को किसी के भी इक्वल कर दोगे तो वो 0 आ जाएगा। इट मीन्स dp इज इक्वल टू 0। ओके, यदि आप बोथ साइड इंटीग्रेशन लोगे तो p के साथ आप कॉन्स्टेंट a लेते हो, तो a को आप लोगे तो p इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब क्या करना होता है, अब आपका टास्क होता है जो p की वैल्यू रखी है वो आपको गिवन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी होती है, और वहाँ से आपको q की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, तो आप q को उधर ले जाओगे तो a अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्यू, तो आपको क्या मिल गया, p की वैल्यू a मिल गई, q की वैल्यू a अपॉन 1 माइनस ए मिल गई। आप यहाँ पे q को भी b लिख सकते थे, उससे भी कर सकते थे। ठीक है, यदि यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा तो मैं फिर उसी से करूँगा, क्योंकि आंसर मैच करना है, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन में ये बहुत बड़ा झंझट भी रहता है एक तरीके का। यदि 2 ऑप्शनल इस क्वेश्चन में बेसिकली कि यदि वो नहीं, उससे नहीं होगा तो आपको फिर से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ साथ सॉल्व कर लें। तो अब आपका बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई निकालना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपने निकाल भी लिया होगा, बट मैं फिर से फाइंड आउट कर देता हूँ। चलिए, तो पहले कर लेते हैं इसे सॉल्व, जो हमने वैल्यू निकाल ली थी। चलिए, तो फिर हम आंसर मिलाएंगे। चलिए, तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी जेड तो डी जेड ही रखिएगा, पी की वैल्यू ए दी गई है, डी एक्स दी गई है, प्लस क्यू की वैल्यू ए अपॉन 1 माइनस ए दी गई है, डी वाई दी गई है। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसे आप जेड कह सकते हैं, इसे आप ए एक्स कह सकते हैं, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर कर लीजिएगा। इसे आप वाई कह सकते हैं, इसे आप सी कह सकते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो पहले आप ये देख लीजिएगा क्या यही तो आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर कभी कभी ये भी हो सकता है। चेक कर लेता हूँ एक बार। तो फर्स्ट आंसर आपको दे रखा है जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई।
तो जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे बी वाई नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन है। चलिए थर्ड पे आते हैं। पहली बात तो आपको दे रखा है, देखिए थर्ड में भी बी आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, एंड फोर्थ में भी बी ही आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो रिमेनिंग इज द सेकंड ऑप्शन। और आप जानते हो कि सेकंड ऑप्शन जो है वो सॉरी BHU में सिंगल करेक्ट होता है, तो सेकंड ऑप्शन मस्ट बी ट्रू। और यदि आप मिलाना ही चाहते हो तो आप इसे मिला सकते हो, सिंगल सा आंसर है। क्या करना है आपको, 1/a का एलसीएम ले लेंगे, तो जेड इंटू 1/a सॉरी जेड इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स, ए में मल्टीप्लिकेशन 1 - a का करोगे एक्स आ जाएगा प्लस ए वाई आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट ए भी है, कॉन्स्टेंट ए भी है, नया कॉन्स्टेंट सी, आप C1 कह सकते हो उसे। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये इसमें इधर लाइए, तो 1 - a आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जेड माइनस ए एक्स बराबर ए वाई प्लस C1। आप देख लीजिए, आप आंसर यही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। बस आपको निकालने की नीड नहीं थी, क्योंकि एंट्रेंस में 3 ऑप्शन रॉन्ग आप निकाल लेते हो तो एक ऑप्शन मस्ट बी ट्रू ऑप्शन। ठीक है ना, जो लास्ट बचता है वो ट्रू होगा, उसको आपको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। यदि आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आप सबसे बड़े पागल हो। अब आप कह सकते हो कि आपने क्यों फाइंड आउट किया, तो आप पागल हो गए। तो ऐसा नहीं है, आपको सिखाने के लिए किया है। हो सकता है किसी को डाउट हो कि क्यों नहीं निकाला, तो इस वजह से मैंने फाइंड आउट कर दिया। अभी आप टेस्ट भी नहीं दे रहे हो तो आप अभी फाइंड आउट कर सकते हो, बट टेस्ट में मत कीजिएगा। आपको ये मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट में ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, एंड आगे करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट वीडियो में भी ये रिपीटेडली क्वेश्चन है। इसके मतलब लास्ट वीडियो में ऐसे करा चुका हूँ, तो इसे लिखते हैं। देखिए आपको सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे पढ़ते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश इंटू डी माइनस 2d डैश इंटू जेड। ठीक है ना, ब्रैकेट के बाद जेड है, इज इक्वल टू e⁻x प्लस वाई। सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, फिर भी इसका कर देता हूँ। PI इज इक्वल टू द 1/d माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश और d माइनस 2d डैश e⁻x प्लस वाई। जब आप यूज करोगे 1 पुट करोगे तो ये दोनों तो नॉन जीरो हैं, इसमें पुट कर देंगे आप d माइनस डी डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा -1, और इसको आप क्या करोगे 2 टाइम्स आपको इंटीग्रेशन करना है और x प्लस बी बाई की जगह b करना है। तो e⁻b का इंटीग्रेशन चाहे आप कितने भी बार करो e⁻b रहेगा और b की जगह फिर से आप x प्लस वाई रख दोगे। ठीक है, क्योंकि ये रूल है, आपको पता था। यदि आपको ध्यान से देखना है तो एक और बात समझ लीजिए, आप जितनी डिग्री यहाँ पे होती है, मतलब आप यहाँ बन की a का कोफिशिएंट की जगह d की जगह a का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट रखते हैं, एंड d डैश की जगह y का कोफिशिएंट रखा जाता है। तो आपने यहाँ का x का कोफिशिएंट 1 है, d की जगह पुट किया, y का कोफिशिएंट 1 है, वो d डैश की जगह पुट किया, तो 1 - 2 -1 आ गया, यहाँ पे 1 1 2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जितनी डिग्री होती है उतनी बार इससे क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, और x प्लस वाई की जगह जो भी इसमें फंक्शन रहता है उसको आपको v पुट करना होता है। तो e⁻b का e⁻b तो वो आ जाएगा, फिर से आप इसके रेस्पेक्ट में करोगे e⁻b का, फिर से वही आ जाएगा। तो मैंने वही रख दिया है। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट कोई नहीं पड़ने वाला है। बट यहाँ पे आप जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इसके लिए मैं बताया था दूसरा फार्मूला, क्या यहाँ पे n पावर होनी चाहिए, तो ये n की जगह क्या है 1 है। ओके, और यहाँ पे जो कंडीशंस है वो होनी चाहिए क्या, कि जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे d का कोफिशिएंट होना चाहिए माइनस, और जो x का कोफिशिएंट है वो d डैश का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, तो यहाँ पे एक यूज कर सकते हैं x⁻n, वेयर n इज 1, तो x की पावर 1 हो गई, एंड b⁻n, तो b क्या है यहाँ पे 1 और n क्या है 1, तो 1 की पावर 1 हो गया, एंड फैक्टोरियल n क्या है 1, तो फैक्टोरियल n हो गया, और जो फंक्शन होता है वो सही बता दीजिए e⁻x प्लस वाई। द आंसर इज -x/2 e⁻x प्लस वाई। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और फिर भी नहीं आई है तो आप हमारी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कराया है मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया, और अब जी आपने देखा है तो आपने भी इसे कर लिया होगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है 96। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, डेवर 2z अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेवर 2z अपॉन डेवर वाई स्क्वायर। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बता रहा है डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू पी एंड डेवर जेड अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू वाई क्यू। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो देखते हैं क्या ट्रू हो जाता है। क्या हम इसे एक्स से लिख सकते हैं डेवर अपॉन डेवर एक्स पी, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेवर अपॉन डेवर वाई क्यू। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। क्या हम फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेवर पी अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर क्यू अपॉन डेवर वाई। आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि डेवर और जो डी होता है वो सेम होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि डेवर, यदि आप अपने बैचलर्स में फिजिक्स ले रखी है तो आपको ये पता होगा कि डेवर और डी सेम होता है, आपको वहाँ पे बताया गया है। तो डी पी अपॉन डी एक्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू द डी क्यू अपॉन डी वाई। क्योंकि यहाँ पे हमने डेवर टू डी क्यों चेंज किया, क्योंकि ये जो आपको आंसर दे रखे हैं वो डी के टर्म्स में दे रखे हैं, तो मैंने आप इसे डी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी वाई डी पी इज इक्वल टू डी क्यू डी एक्स, यही आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ। तो डी पी डी वाई, ठीक है, एंड डी क्यू डी एक्स, द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, और इसका मैंने ऑप्शन नहीं बताया था तो ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं तक पीडी के थे और आगे आप 4 ईयर सीरीज़ वगैरह के आने लगे हैं, तो इसका मतलब पीडी का कॉन्सेप्ट आज का ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो छोटी ही थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो थोड़ा फास्ट रही है आज की, और ऐसे ही फास्ट रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं आप ज़्यादातर रिपीटेड, क्योंकि देखिए बीएचयू में कभी कभी रिपीटेड भी होता है, तो क्वेश्चन ये रिपीटेड था। आप यदि अभी नहीं समझ में आया तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि 2014 का था, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। तो शेयर ज़रूर करिए आप लोग, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।